लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका कोई लॉ है, ठीक है, उसका एक लॉ है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम इज इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन सिचुएशन वेयर टू और मोर बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। इट इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी when it comes to calculate what happens in collision or explosion. It is always observed when the colliding bodies are in isolated system. That means that when bodies collide, no external forces act on the bodies. So this the law of conservation of momentum states that a total momentum of an isolated system always remain constant. अच्छा, क्या है भाई ये लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये है कि आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम में खड़े हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, अंदरूनी तौर पर कुछ भी आपस में हो रहा हो, बाहर से कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे दो बच्चे एक कमरे में खेल रहे हैं, एक कमरा बंद है, वहाँ दो बच्चे खेल रहे हैं। अब दो बच्चे खेल रहे हैं तो खेलते रहे, तो आपस में कमरा बंद है, उनकी अम्मा बंद करके चली गई, वो दो बच्चे खेल रहे हैं अपने कमरे में। बाहर का कोई बच्चा अंदर नहीं आ सकता, ये बच्चा बाहर नहीं जा सकता। अब दो बच्चे अंदर ही खेल रहे हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अंदर ही खेलेंगे। बाहर का बच्चा कुछ चीज़, अब बाहर उसका दोस्त खड़ा हुआ, वो चाह रहा मैं भी आऊँ खेल, लेकिन वो आ नहीं सकता। या अंदर वाला चाह रहा है मैं बाहर चला जाऊँ, वो भी जा नहीं सकता। तो हम कहेंगे वो दो बच्चे जो कमरे में बंद हैं, खेल रहे हैं आपस, अंदर कुछ भी कर रहे हैं, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि बाहर की कोई भी चीज़ पर अंदाज नहीं हो रही, कोई बाहर उसके अंदर नहीं आ सकता, उस सिस्टम से अंदर नहीं आ सकता। कोई बाहर का कोई बंदा, दरवाज़ा बंद है, लॉक है, सब चीज़, कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता, बाहर से कोई बच्चा अंदर नहीं आ सकता, ये बच्चे अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा सिस्टम हो कहेंगे वो कमरा जो बंद है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की मिसाल है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम ये समझ लो जिसके बाहर से कोई उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, किसी भी लिहाज से डिस्टर्ब ना करता। मतलब ये वो ऐसा बंद है कि बाहर से वाला दोस्त उसको आवाज़ दे रहा है, भाई दरवाज़ा खोलो मैं भी आऊँगा, उसको आवाज़ तक नहीं है, ऐसा बंद है। और अंदर वाला बोल रहा बाहर वाले को तुम बाहर से कुंडी खोल दो, उसको भी आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसा बंद है कि ना बाहर वाले को अंदर की आवाज़ आती है, ना अंदर वाले को बाहर की, ना एक दूसरे को देख सकते हैं। अंदर वाला अपनी दुनिया में, उसको पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, बाहर वाला अपनी दुनिया में, उसको पता नहीं अंदर क्या है, ठीक है। तो जब बच्चे दोनों बंद हैं कमरे में तो वो कहलाएगा एक आइसोलेटेड सिस्टम, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, बोलता है अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें टोटल मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये अब कैसे समझ में आएगा, इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल दिए, इससे समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, बोला कंसीडर करें एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ दो बॉलें हैं, एक मास m1 और m2 की। ये देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये पूरी जो ना ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये याद रखना। ये दो बॉलें हैं, इसका मास m1 m2 है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बंद है। समझ आ रही बात? एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर ये दो बॉलें आपस में बंद हैं। इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है। तो इस बॉल को, ये बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से, वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन में बता दी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये बॉल 2 जिसका मास m2 और वेलोसिटी u2 से मूव करी, वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। m2 वाली बॉल जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, m1 वाली बॉल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। दो बॉलें हैं, एक का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, एक बॉल m2 है,
जिसका मास M2 बॉल, दूसरी बॉल उसका मास M2, उसकी वेलोसिटी U2 है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इस बात से कतई नज़र कि ये बॉल कैसे मूव कर रही है, किसी ने फेंका है, कैसे मूव, ये आपका डोमेन नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि बस दो बॉलें मूव करेंगी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, एक बॉल आगे जा रही है, एक बॉल पीछे जा रही है। जो पीछे वाली बॉल है उसका मास M1, उसकी वेलोसिटी U1 है। आगे वाली बॉल है उसका मास M2 है, उसकी वेलोसिटी U2 है। ये दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी क्या चीज़ कंसिडर करनी है, तो ये जो M1 मास वाली जो बॉल, जो M1 मास वाली जो बॉल है, वो बॉल जिसका मास M1 है उसकी वेलोसिटी U1 है। U1 की वेलोसिटी ज़्यादा है U2 की वेलोसिटी से। बॉल M1 की वेलोसिटी ज़्यादा है बॉल M2 की वेलोसिटी से। तो अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये अगर टकराएगी नहीं टकराएगी ना। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ये स्लो जा रही है, ये पीछे से तेज़ी से आ रही है, तो ये आप वक्त आया कभी भी टकराएगी, तो दोनों टकरा जाती है। ठीक है, दोनों बॉलें देखो यहाँ पर शो हो रहा है, दोनों बॉल इसकी डायरेक्शन इधर मूव कर रही है, ये बॉल भी इधर डायरेक्शन मूव कर रही है। थोड़ी देर बाद ये दोनों बॉलें आपस में टकरा जाती हैं। क्यों टकराती है? क्योंकि U1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, U2 वेलोसिटी कम है, तो U1 ज़्यादा टकराएगी उससे जाके। तो चेक करो ना, जगह पूरा चेक करो, बुक करी तो ये चेक करो, डायग्राम होनी तो मैं सही दोनों अपन में रिलेट कर रहे हैं, इसी का रिलेशन है ना, इसी डायग्राम का ये है ना ये, तो इसको देखो ये सबने ये दोनों साफ सही बनाया। ठीक है, U1 वेलोसिटी M1 बॉडी जो है, उस M1 बॉल जो है उसकी वेलोसिटी U1 ज़्यादा है, और M2 बॉल जो उसकी वेलोसिटी कम है, तो ये M1 बॉल M2 बॉल से टकराएगी। अब ये डायग्राम में शो रहा है, दोनों टकरा गई आपस में, M1 M2 आपस में मिल गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम ये निकालने जा रहे हैं, टकराने से पहले इस बॉल का मोमेंटम और इस बॉल का मोमेंटम क्या था। इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, बोलो? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। टकराने से पहले इस बॉल का मोमेंटम, मास इसका M1, वेलोसिटी इसकी U1, इस बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 U1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो मोमेंटम आएगा इस बॉल का M1 U1। इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, M2 U2। टकराने से पहले इस बॉल का मोमेंटम क्या है, M1 U1, क्योंकि मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दो। इस बॉल का मास M1 है, उसकी वेलोसिटी U1 है, तो टकराने से पहले इस बॉल का मोमेंटम कितना हो गया, M1 U1, और इस बॉल का मोमेंटम टकराने से पहले M1 और M2 U2। ठीक है, टकराने से पहले लिखा हुआ है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले इस बॉल का मोमेंटम M1 U1, इस बॉल का मोमेंटम M2 U2, और टोटल मोमेंटम टकराने से पहले M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है ना, इस बॉल का टोटल मोमेंटम M1 U1, इस बॉल का मोमेंटम M1 U1 प्लस कर लो इस बॉल का मोमेंटम है M2 U2, तो कहेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले दोनों बॉल का मोमेंटम क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2, यही होगा। बात समझ आ रही है? टॉपिक आसान है, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है। टकराने से पहले दोनों बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा। अगर सिर्फ इस बॉल का मोमेंटम की बात की जाए तो M1 U1 है, इस बॉल का मोमेंटम की बात की जाए तो M2 U2 है, और टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों को सम कर दो। तो टकराने से पहले टोटल मोमेंटम, दोनों बॉलों का टोटल मोमेंटम जो होगा M1 U1 प्लस M2 U2, यही हो जाएगा। अब ये दोनों बॉल जब टकरा गई, ये शो कर दिया दोनों डायग्राम में, टकरा गई। टकराने के बाद क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, क्यों नहीं होगी भाई? एक बॉल जा रही है, एक बॉल टकरा, चेंज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा होगी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, यह तो हमको पता नहीं ना। एक बॉल तेज़ी से आ रही है,
एक बॉल स्लो जा रही है, एक बॉल यूँ समझ लो ज़मीन पे समझ लो, तो हवा में खड़े हो ना ज़मीन में, एक बॉल मैंने स्लो फेंका, उससे एक और बॉल मैंने तेज़ फेंका, वो तेज़ बॉल जैसे ही उसके पीछे जाएगी, स्लो बॉल टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी को फ़र्क नहीं आएगा, फर्क आएगा ना, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी जिस तेज़ी से ये आ रही थी वो वैसी तेज़ी से वैसे जारी होगी, नहीं जाएगी ना, चेंज आ गया तो कम हो गया, कुछ ना कुछ होगा। और जो पहली वाली जो स्लो जा रही थी वो वैसे ही स्लो चलती रहेगी या वो तेज़ भागेगी, हो सकता है तेज़ हो जाए, कुछ भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो टकराने के बाद दोनों बॉलों का क्या चीज़ चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या मास चेंज होगा, मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास तो वही रहेगा, दोनों बॉडी का मास m1 और m2 तो रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज। अब हम सपोज कर लेते हैं इस बॉल की वेलोसिटी पहले टकराने से पहले वेलोसिटी क्या थी u1, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई, हमको नहीं पता बढ़ी या कम हो गई, हमको पास चेंज तो होगी ना, जाहिर बात है, या तो बढ़ भी सकती है या तो कम भी सकती है। इसकी वेलोसिटी u1 से चेंज हो गया v1 हो गया, और इसकी वेलोसिटी u2 से चेंज हो गया v2 हो गया, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब जैसे ही तेज़ी से आगे टकराएगी तो अब ये आगे जाके यूँ जा रही है, अब बस अब किसी भी डायरेक्शन में जाए, अब हम इसे कर सही डायरेक्शन में, ये यूँ स्लो जा रही थी बॉल, ये बॉल तेज़ी से आई, तेज़ी से आगे टकराई, जैसे ही टकराई तो ये आगे गई, फिर ये बॉल से, अब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इस बॉल की वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई, इस बॉल की वेलोसिटी u2 से चेंज होकर v2, ठीक है, चेंज हो गई वेलोसिटी दोनों की। तो अब मैं बोलूँ, अब इनका मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 हो जाएगा, और इसका मोमेंटम क्या होगा m2 v2, और टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, यही हो जाएगा। और टकराने से पहले मोमेंटम क्या होता, टकराने से पहले मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या था, टकराने से पहले मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, और टकराने के बाद उसका मोमेंटम हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, वह समझा गई। तो टकराने के बाद उसका मोमेंटम हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब लॉ की बात करते हैं ना, लॉ आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की बात हुई, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दोनों वर्ड टकरा रही है, टोटल मोमेंटम सेम रहता है, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम जो था और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंट दोनों आपस क्या इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी फिक्स नहीं है। तो आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2, जो टोटल मोमेंटम था टकराने से पहले वो बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2, जो टोटल मोमेंटम था टकराने के बाद, वो हमेशा आपस में इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, यही है लॉ। द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसकी आप वैल्यूज निकाल लो। अब वैल्यूज कैसे निकालोगे, आपको बॉल का मास दिया हुआ है, आपको बॉल की वेलोसिटी दी गई है, दूसरी बॉल का मास दिया हुआ है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी दी गई है, फिर बॉल का मास दिया हुआ है, उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है, दूसरी बॉल का मास वाले दोनों का सम करो निकालो तो हमेशा इक्वल आएगा। इक्वल आने का मतलब क्या हुआ, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम सेम रहा, कांस्टेंट रहा, चेंज ही नहीं हुआ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ आ गई बात? बहुत आसान टॉपिक है ये, तो मुश्किल नहीं है। शक्लें अच्छी अच्छी बनाओ, मुझे लगे समझ में आ रहा है। यदि शक्लें बना रहा हो, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा। ज़्यादा आसान टॉपिक समझा रहा हूँ अभी तुम लोग को ये समझ में, वो जितने अच्छे समझा रहा हूँ ये भी नहीं समझाएगा। स्कूल में टॉपिक पढ़ा ही है, समझ में आया था स्कूल में? किसी की आपने पढ़ा है टॉपिक स्कूल में? आपने पढ़ा स्कूल में? अभी पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा स्कूल में? समझ में आया था स्कूल में? है चैप्टर ख़त्म भी हो गए, समझ में कुछ नहीं आया क्या चैप्टर पढ़ा। अब इसका एग्जाम्पल, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब देखो क्या बोल रहा है। अब बोला है गन ऑफ मास 8 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है
एक गन है, ठीक है, जिसके गन का मास कितना है 8 किलोग्राम। मास ऑफ द गन हमने M1 ले लिया 8 किलोग्राम। एक गन आपके हाथ, गन समझते हो ना, गंद नहीं गंद, गंद और गंद में फर्क होता है। गन समझते हो ना, गंद क्या होती है। मास ऑफ द गन कितना दिया हुआ है 8 किलोग्राम। और गन के अंदर क्या होती है बुलेट्स होती है। फायर्स है बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। बुलेट का मास अभी छोटा होगा ना, बुलेट इतनी छोटी होती है, उसका मास ग्राम में होगा, और गन हैवी होती है उसका मास किलोग्राम में होगा। तो बुलेट का मास दिया है 40 ग्राम, ठीक है। अब गन आप फायर करते हो, फायर करें तो बुलेट निकलेगी, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। रिक्वायल कहते हैं गन, जब भी आप फायर करते हो ना तो कहते हैं गन क्या करती है, झटका लेती है, पीछे की तरफ आती है। अगर आप 9th में गए, 9th में नहीं, वो इंटर में अगर आप गए, गन चलाई किसी ने, किसी ने चलाई, कोई डाकू चोर नहीं बना अभी तक। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में गए, इससे मतलब तुम लोगों का ताल्लुक एमकेएम से नहीं है, गन नहीं चलाई तुमने अब तक। जब भी आप गन चलाते हो ना, तो जैसे एक बुलेट निकलती है तो बाकी गन पीछे झटका लेती है, पीछे की तरफ बना गन जाती है और आगे की तरफ बुलेट निकलती है। तो उसमें भी देखा झटका लगता है, झटका लगता है ना उसमें, चने वाली चलाई है ना, मारो छना निकलता है, छना आपका बुलेट हो गया एक तरीके का, वो निकला पीछे से झटका, बॉल काफी पिस्टल पीछे की तरफ आती है। तो जो आपकी गन पीछे की तरफ झटका लेती है ना, उसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। गन पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। बोले कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन किस झटके से, किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी। आपने बुलेट जैसे फायर किया, बुलेट किसी वेलोसिटी से निकलेगी, गन किसी झटके से पीछे, गन जिस झटके से जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी उस वेलोसिटी को मालूम करें, ठीक है। अब देखो आपको डेटा आपने लिखा, मास ऑफ द गन M1 आपने लिख लिया 8 किलोग्राम। मास ऑफ द बुलेट, गन के अंदर बुलेट थी, बुलेट का मास था 40 ग्राम। अब 40 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में, क्योंकि हम ग्राम को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों हुए। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हम जब बड़ी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं ना, छोटी छोटी आइटमों की बात नहीं कर रहे होते। जब बड़े मास की बातें कर रहे होते हैं, जैसे गन हो गई, पिस्टल हो गई, बॉल हो गई, हवा पंखा हो गया, कार हो गई, बड़ी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, तो उसका हमेशा यूनिट हमेशा ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो छोटी चीज़ों की बात करते हैं, छोटी छोटी, जैसे एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा है, तो उसकी तो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उसको आप जरूरी नहीं आप उसको किलोमीटर में लिखो, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो अब वो किलो, आप उसको मीटर में नहीं लोगे, आप सेंटीमीटर में ले सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, तो आप उसकी मीटर में नहीं लो, सेंटीमीटर में ले सकते हो। छोटी चीज़ों की जब बात करेंगे, एटमों की, इलेक्ट्रॉनों की, तो उसको आप किलोग्राम में वगैरह में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब बड़ी चीज़ों की बात करोगे तो उसकी यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे। तो गन का मास था किलोग्राम, 8 किलोग्राम, वो हमने किलोग्राम में रखा, और बुलेट का मास था 40 ग्राम, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना मैं सिखा चुका हूँ ना, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करोगे, 40 को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.04 किलोग्राम, ये आ जाएगा मास उस बुलेट का, ठीक है। अब हम देखें, अब देखो इसमें भी दो सीन है, इसमें 2 सीन है। एक सीन क्या है, फायर होने से पहले और फायर होने के बाद। एक सीन था कि भाई बंदा गन अपने हाथ में लिया हुआ, गन भी उसके हाथ में है, गन के अंदर बुलेट भी अंदर मौजूद है, अभी फायर नहीं किया। जब फायर नहीं किया तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। फायर नहीं किया तो गन झटका भी नहीं लेगी, जब झटका नहीं लेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। जब फायर नहीं किया उसको उन्होंने बोला बिफोर कोलिजन, समझाने के लिए। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कोलिजन की कहानी पड़ेगी ना, उन्होंने यहाँ पर हम जो कह रहे हैं बिफोर कोलिजन का मतलब फायर होने से पहले। फायर होने से पहले वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हमने u1 ले लिया। बुलेट की वेलोसिटी फायर होने से पहले क्या थी, 0 थी ना। वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी फायर होने से पहले 0 थी, क्योंकि वो अपना मौजूद थी, गन के अंदर बुलेट मौजूद था, तो उसकी वेलोसिटी हमने u1 ले लिया।
यहाँ क्योंकि अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने इनिशियल वेलोसिटी कौन से ली है? बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी u1 u2 ली थी ना वो। हाँ तो वी भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, फर्क नहीं पड़े, सिंबल चेंज कर दो, फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं नहीं बढ़ दी। आप देखो ये यहाँ पर अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन बनाया तुम्हारे के लिए, इसीलिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एक सिस्टम में कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होती है। कोलिजन या तो यहाँ पर कोलिजन से पहले वेलोसिटी जो कौन कौन सी ली हुई है? u1 और u2 ली है ना। तो यहाँ पर हमने फायर होने से पहले भी वेलोसिटी, फायर होने से पहले की वेलोसिटी u1 u2 करके ली है, सिर्फ किसी लोग कंपेयर कराने के लिए, समझाने के लिए। समझ रही बात ये? तो बिफोर कोलिजन का मतलब क्या हुआ? फायर होने से पहले बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। हमने ले लिया उसकी वेलोसिटी बुलेट की। अच्छा हमने देखो गन का मास कितना लिया है? m1 लिया है, और बुलेट का मास लिया है m2। 2 किसको शो कर रहा है? बुलेट को। 1 किसको शो कर रहा है? गन। ठीक है, तो वेलोसिटी में भी हम 2 और 1 देखेंगे, ख्याल करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पता u1 होगी u2 होगी? बुलेट की वेलोसिटी। बुलेट का मास क्या लिया था हमने? बुलेट का मास क्या लिया था? m2। तो वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी u2 लेंगे ना, u2 लूँगे u1 लेंगे। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? भाई देखो गन का मास कितना था? 1 हमने शो किया किसको? गन के मास को। यानी 1 किसको शो कर रहा है? गन से मुतल्लिक जो भी बातें होंगी उसमें 1 शो करेंगे हम, और बुलेट से मुतल्लिक जो भी बातें होंगी उसमें 2 m नहीं शो करेंगे, 2 शो करेंगे। यार मास होगा तो m लिख देंगे, कोई भी चीज़ तो बोलेंगे। गन से मुतल्लिक जो भी चीज़ होगी उसको हम 1 से शो करेंगे। मास होगा तो m1, वेलोसिटी होगी तो v1, जो भी कुछ होगा। लेकिन अगर बुलेट से मुतल्लिक जो भी चीज़ होगी उसको हम 2 से शो करेंगे। तो गन का मास कितना लिया है हमने? m1 लिया। तो गन की वेलोसिटी कितनी लेंगे? u1 लेंगे, u2 लेंगे, u1 लेंगे। अब आइएगा समझ बात। तो गन का मास हमने क्या लिया? m1। तो गन की वेलोसिटी क्या लेंगे? u1 कौन सी वेलोसिटी होगी? फायर होने से पहले। फायर होने से पहले u1 वेलोसिटी गन की है, वो कितनी थी? गन फायर होने से पहले गन की वेलोसिटी का मतलब गन जो झटका लेगी पीछे। फायर होने से पहले गन झटका लेगी? फायर होने से पहले झटका कहाँ लेगी? वो तो खड़ी रहेगी ना। जब फायर करोगे तो झटका लेगी ना। वो जब फायर करोगे बुलेट निकलेगी तब गन झटका लेगी ना। जब फायर ही नहीं करे तो गन थोड़ी खुद बहुत झटका लेगी। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का टेस्ट दे रही है ना, वो चीटिंग तो नहीं कर रही ना? क्या वो उसको दिखा रहा है, वो उसको दिखाता तो नहीं हो रहा कोई? क्योंकि अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, 3-4 के। मैं देखूँ जब देखें यहाँ कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है। अब लोग 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं बाकी। तो अब देखो फायर होने से पहले गन का मास क्या था? मास पूछ रहा हूँ, m1 मास था। फायर होने से पहले गन की वेलोसिटी क्या थी? u1 होगी ना, गन की वेलोसिटी। u1 u2 कब ले रहे हैं? पहली कंडीशन में, फायर होने से पहले। फायर होने से पहले जब हम वेलोसिटी लेंगे तो u1 में लेंगे, मतलब u1 समझो, u में लेंगे। फायर होने से पहले जब वेलोसिटी लेंगे हम किस में लेंगे? u में लेंगे। फायर होने के बाद जो वेलोसिटी में लेंगे वो कौन सी लेंगे? v में लेंगे, याद रखें। ठीक है, फायर होने से पहले। अच्छा गन का मास कितना है? 8 kg। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, शो किससे किया? m1 से शो किया ना। गन के मास किससे शो किया? m1 से। फायर होने से पहले। फायर होने के बाद गन का मास चेंज होगा? मास तो चेंज नहीं होगा ना गन का। फायर होने से पहले, फायर होने के बाद बुलेट का मास चेंज होगा? जब तक कि बुलेट टकराएगी नहीं उसका मास तो चेंज नहीं होगा। बुलेट अभी हवा में, तो बुलेट का मास तो वही रहेगा ना। और जब टकरा जाएगी फिर वो बुलेट
खुद टूट जाएगी, उसका मास डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो फायर होने से पहले, फायर होने के बाद गन का मास और बुलेट का मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। फायर होने से पहले गन का, अच्छा हमने गन के जो मास को किससे शो किया है, m1 से शो किया है। तो फायर होने से पहले गन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 होगी, समझ, क्योंकि गन के लिए हमने 1 यूज़ कर रहा है। फायर होने से पहले बुलेट का मास कितना था, M2 फायर होने से पहले बुलेट का मास M2 m2 था। फायर होने से पहले